नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान में कार्यपालिका का अध्ययन करते हुए कार्यपालिका के कार्य और शक्तियों का अध्ययन करेंगे। स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय कार्यपालिका है, जिसे संघीय परिषद का नाम दिया गया है, वह सीधे सीधे अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करती है और इसलिए उसकी शक्तियों को मौलिक शक्तियाँ कहा जा सकता है। मौलिक शक्तियाँ वे होती हैं जिन्हें वह किसी अन्य सत्ता से अर्थात व्यवस्थापिका से या किसी औपचारिक सत्ता से प्राप्त नहीं करती, वरन संविधान के द्वारा उन्हें यह दायित्व सौंपा गया है कि वे ये कार्य करेंगे। इंग्लैंड और भारत में जैसे कि राज्य के अध्यक्ष के पास ही सभी सैद्धांतिक शक्तियाँ होती हैं, किंतु व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग राज्याध्यक्ष नहीं करता, वरन उसके अधीन काम करने वाली एक समिति करती है जिसे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल कहते हैं। किंतु इस प्रकार का जो कार्यों का विभाजन है वह स्विट्ज़रलैंड में नहीं पाया जाता और वहाँ जिन्हें यह शक्तियाँ सौंपी गई हैं वे ही उनका वास्तविक प्रयोग भी करते हैं। स्विट्ज़रलैंड के संविधान के अनुच्छेद 180 से 187 में इसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का उल्लेख किया गया है। पहली शक्तियां हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। स्विट्ज़रलैंड का संविधान यह घोषणा करता है कि स्विट्ज़रलैंड की जो सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है वो इस संघीय परिषद में निहित होगी। और यहाँ हमें यह ध्यान देना चाहिए कि सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता पूरी की पूरी संघीय परिषद में ही निहित मानी गई है, जो 7 सदस्यों से मिलकर के बनी होती है। और अनुच्छेद 178 के अनुसार ये जो संघीय परिषद है वो संघीय प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशन करेगी और संघीय प्रशासन 7 विभागों में विभक्त होगा और संघीय सरकार का प्रत्येक सदस्य किसी एक प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष होगा और उस रूप में वह प्रशासन का संचालन करेगा। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है सर्वोच्च राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। अगले 4 वर्ष में किन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा, राष्ट्र की नीतियां क्या होंगी, उन नीतियों का निर्धारण करने का काम इसी कार्यपालिका सत्ता का है। संविधान के द्वारा वे जो नियुक्तियां जो अन्य किसी भी सत्ता को नहीं दी गई है, उन नियुक्तियों को करने का अधिकार कार्यपालिका को है। इसका अर्थ यह है कि नियुक्ति संबंधी अवशिष्ट शक्तियां कार्यपालिका को प्रदान की गई हैं। कार्यपालिका के पास महत्वपूर्ण शक्ति है कि उसे वैदेशिक संबंधों का संचालन करना होता है और इस नाते यह विदेशों में स्विट्ज़रलैंड का प्रतिनिधित्व करेगी, यह विदेशों से संधियां करेगी और उन्हें स्वीकृति के लिए संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत भी करेगी। यदि स्विट्ज़रलैंड पर बाहरी आक्रमण हो जाता है तो उस समय स्विट्ज़रलैंड की स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा की जिम्मेदारी भी संघीय परिषद की ही होगी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि स्विट्ज़रलैंड 1815 की जो वियना कांग्रेस हुई थी, जो कि विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुई थी, उस वियना कांग्रेस में ही स्विट्ज़रलैंड को एक तटस्थ राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। और तटस्थता का अर्थ यह है कि स्विट्ज़रलैंड दुनिया की किसी भी
सैनिक संधियों का सदस्य नहीं बनेगा। वह युद्धरत पक्षों के बीच किसी भी प्रकार की मध्यस्थता या झुकाव नहीं करेगा, वरन वह सभी प्रकार के सैनिक और आक्रामक मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र और तटस्थ रहेगा। और इसी तटस्थता की रक्षा की जिम्मेदारी स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद की है। और इसके लिए यदि आवश्यकता हो तो संघीय परिषद सेना का प्रयोग कर सकती है। स्विट्जरलैंड का जो पिछला संविधान था उसमें स्विस राज्यमंडल को सेना रखने का अधिकार नहीं दिया गया था, अर्थात उसमें सेना का संस्थाकरण नहीं था। किंतु वर्तमान संविधान में राज्यमंडल की रक्षा के लिए यह स्पष्ट प्रावधान है कि राज्यमंडल की एक सेना होगी और उसमें प्रत्येक पुरुष को आवश्यक रूप से भाग लेना होगा, और यदि महिलाएं चाहें तो वे स्वैच्छिक सेवा ही प्रदान कर सकती है। तो इस सेना के प्रयोग की यदि आवश्यकता हो तो संघीय परिषद ऐसा करेगी। लेकिन यदि 3 सप्ताह से अधिक अवधि के लिए या 4000 से अधिक सैनिकों का प्रयोग करना हो तो उसे संघीय संसद की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। संघीय परिषद ये जो उपर्युक्त कार्य हैं, प्रतिवर्ष वह जो कार्यपालिका संबंधी कार्य करती है, विभागों के संदर्भ में जो भी कार्य करती है, वैदेशिक संबंधों और आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जो भी वर्ष पर्यंत कार्य करती है, अपने उन सभी कार्यों का प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन संघीय सभा में प्रस्तुत करेगी। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि संघीय परिषद अपने कार्यों के लिए संघीय संसद के प्रति उत्तरदायी है और इस वार्षिक प्रतिवेदन पर संघीय संसद में विचार विमर्श होगा। संघीय संसद के सदस्य संघीय सरकार से विभिन्न प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके कार्यों की आलोचना हो सकती है, उनसे कहा जा सकता है कि आप अपनी नीतियों को स्पष्ट करने के लिए भाषण दीजिए। किंतु इतना सब होते हुए भी संघीय सभा या संघीय संसद सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा नहीं सकती। यही वो बिंदु है जहां हम कह सकते हैं कि संघीय परिषद संघीय संसद के प्रति उत्तरदायी तो है, किंतु उत्तरदायित्व के साथ वह स्थायी भी है, अर्थात संघीय परिषद उसके कार्यों में अविश्वास करके उसे समय से पहले हटा नहीं सकती। दूसरा कार्य है व्यवस्थापन संबंधी कार्य या व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां। कानून निर्माण संबंधी सभी महत्वपूर्ण शक्तियां संघीय परिषद को दी गई है। संघीय परिषद का ही यह दायित्व है कि वह विभिन्न कानूनों के प्रस्ताव तैयार करके उन्हें विधेयकों के रूप में संघीय संसद में प्रस्तुत करेगी। व्यक्तिगत सदस्यों के जो विधेयक हैं, अर्थात जो सरकारी विधेयक नहीं हैं और संघीय संसद में संघीय संसद का कोई सदस्य यदि कानून का प्रस्ताव बनाता है तो भी वो पहले संघीय परिषद के पास जाएगा और वहाँ से सुझाव और सुधार होने के बाद ही वह किसी भी सदन में रखा जाएगा। संघीय परिषद को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और इसे प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार भी होता है। अध्यादेश क्या होता है और प्रदत्त व्यवस्थापन किसे कहते हैं, इसे जानने के लिए मेरा एक वीडियो पहले आ चुका है, आप उसको ज़रूर देखें।
संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा के सदस्य नहीं हो सकते, किंतु व्यवस्था संबंधी कार्यों को संपन्न करने के लिए वे संघीय सभा के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। वहां पर वे संसद सदस्यों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं, किंतु वे मतदान में भाग नहीं ले सकते। उन्हें अविश्वास प्रस्ताव से हटाया भी नहीं जा सकता। कैंटनों संबंधी अनेक कार्य भी संघीय परिषद संपन्न करती है। कैंटनों के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने जो भी आदेश या कानून बनाएगी उन पर पहले संघीय परिषद की स्वीकृति ले ले। इसका अर्थ यह हो गया कि कैंटनों के कानूनों की संवैधानिकता की जो जांच है वो इस प्रकार से संघीय परिषद का ही दायित्व बन जाता है। तीसरा है वित्तीय कार्य। अनुच्छेद 183 के अनुसार संघीय परिषद का दायित्व है कि वह केंद्रीय सरकार के बजट को तैयार करे और उसे संघीय सभा में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करे। जब बजट स्वीकृत हो जाता है उसके बाद वित्तीय प्रशासन का संचालन करने का दायित्व संघीय परिषद का ही है। इसका अर्थ यह है कि बजट के विभिन्न मदों के अनुसार राशि को खर्च करना और बजट के अनुसार ही जो आय के साधन हैं उन आय के साधनों से राशि को प्राप्त करना यह सरकार की ही जिम्मेदारी है। और वर्ष पर्यंत जो भी आय और व्यय हुआ है और किस मद में किस कार्य को किया गया है उसकी वित्तीय सूचना वित्तीय प्रतिवेदन के माध्यम से संघीय संसद में प्रस्तुत की जाएगी। अगला प्रमुख कार्य है संघ और कैंटनों के मध्य संबंधों का संचालन करना। स्विस राष्ट्रमंडल के संविधान की जो सर्वोच्चता है उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी इस प्रकार से संघीय परिषद की ही है। संघीय परिषद की ये जिम्मेदारी है कि वो विभिन्न कैंटनों के साथ सामंजस्य बनाएगी। वह कैंटनों के द्वारा निर्मित उन विधियों को स्वीकृत करेगी जिनका संबंध संघीय कानूनों के क्रियान्वयन से है और वह समय समय पर कैंटनों की सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय संधि के क्रियान्वयन और उनके पालन के आवश्यक निर्देश भी देगी। न्यायिक कार्य। संघीय परिषद अनेक न्यायिक कार्यों को भी संपन्न करती है। वह 2 या 2 से अधिक कैंटनों के आपसी संबंधों और अन्य राज्यों से उनके संबंधों की संवैधानिकता की जांच करती है और कैंटनों के द्वारा किए जाने वाले आपसी समझौतों की संवैधानिकता की जांच का भी उसे अधिकार है। वह कैंटनों में उठने वाले विभिन्न विवादों का समाधान करती है। उसे जो विभिन्न संघीय विभाग हैं उन विभागों के जो निर्णय हैं उन निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनने का भी अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि संघीय सरकार के 7 विभाग हैं। उन विभागों के द्वारा जो कार्यपालिका संबंधी निर्णय समय समय पर लिए जाते हैं जो कि आम जनता पर लागू होते हैं, किंतु यदि नागरिक को ये लगता है कि यह जो निर्णय है ये गलत हुआ है तो उसके विरुद्ध अपील सीधे संघीय सरकार को की जा सकती है। इसी प्रकार से रेलवे प्रशासन के विरुद्ध सामान्य नागरिकों की अपीलें भी संघीय परिषद को सुनने का अधिकार है। कैंटनों में
धार्मिक भेदभाव संबंधी यदि कोई कैंटनों के निर्णय हैं और उनके विरुद्ध अपीलें सुनने का संघीय सरकार को अधिकार है। और कैंटनों में व्यापार संबंधी जो आपस में संधियां होती हैं और उनमें यदि कोई संधि को लागू करने संबंधी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसकी भी अपील सुनने का अधिकार है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संघीय सरकार विभिन्न मामलों में अपीलीय न्यायालय संबंधी कार्य करती है और इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों को हल्का कर देती है। यदि इसके संकटकालीन शक्तियों की चर्चा करें तो संविधान में संकटकालीन शक्तियों के नाम पर किसी भी प्रकार की शक्तियों का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 185 के अंतर्गत यह प्रावधान जरूर है कि देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा का दायित्व संघीय परिषद का है और इसलिए उसकी रक्षा के लिए वह जो भी उपयुक्त समझे वह आवश्यक कार्यवाही करने का उसे अधिकार है। यहाँ तक कि इसके लिए वह सेना का उपयोग भी कर सकती है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि संघीय सरकार के पास स्विस राज्यमंडल की सर्वोच्च शक्तियां विद्यमान हैं। संविधान के द्वारा उसे सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता बनाया गया है। वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को भी संपन्न करती है। उसके स्वयं के कार्यपालिका संबंधी दायित्व तो हैं ही, वह कानून निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। विभिन्न मामलों में न्यायिक निर्णय प्रदान करते हुए अपीलें सुनती है और संकटकाल में देश की संकट मोचन शक्ति के रूप में वही स्विस राज्यमंडल को उभारती है। और इसी प्रकार से कैंटनों के मध्य उत्पन्न हुए विभिन्न प्रकार के विवादों के समाधान का दायित्व भी संघीय परिषद का ही है। संघीय परिषद और संघीय सभा के आपसी संबंधों की यदि चर्चा करें तो ये बहुत ही मधुर संबंध रहते हैं। अन्य देशों की तरह स्विस संसद और स्विस संघीय सरकार, इन दोनों के संबंध एक संतुलित स्थिति में रहते हैं। इंग्लैंड की तरह मंत्रिपरिषद जैसे कि संसद पर हावी रहता है, उस प्रकार से संघीय परिषद संघीय संसद पर हावी नहीं रहती, किंतु वह उसके प्रभाव में अवश्य रहती है। किंतु सैद्धांतिक दृष्टि से जैसा कि मंत्रिपरिषद संघीय संसद के अधीन एक समिति मात्र होती है, वैसी स्थिति भी यहाँ नहीं है, क्योंकि संघीय परिषद संघीय संसद के अधीन नहीं है, क्योंकि उसके सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते हैं। किंतु अधीन नहीं होते हुए भी वे संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी जरूर होते हैं, क्योंकि वे संघीय सभा की बैठकों में भाग लेते हैं, उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देते हैं और अपनी आलोचना स्वीकार करते हैं और संघीय संसद के द्वारा की गई आलोचना के प्रकाश में अपने कार्यों का परिष्कार करते रहते हैं। इस प्रकार से इनके आपसी संबंध राजनीतिक दलीय गुटबंदी का शिकार नहीं होते, ये अनावश्यक आलोचना नहीं करते, वरन उन वास्तविक कार्यों की आलोचना ही की जाती है जो कि तकनीकी रूप से ठीक नहीं है। इनके आपसी संबंधों को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि संघीय परिषद और संघीय सभा दोनों ही एक दूसरे को समय से पूर्व विघटित नहीं कर सकते, जैसा कि इंग्लैंड और भारत में हो सकता है। संघीय परिषद कानून निर्माण के क्षेत्र में संघीय सभा का नेतृत्व भी करती है और कानून बन जाने के बाद में उसके निर्णयों का पालन भी करती है। इस प्रकार से यह एक बहुत ही निराला संबंध उपस्थित करती है, जिसमें कोई किसी के अधीन नहीं है, किंतु दोनों ही एक दूसरे का
सम्मान करते हुए राजनीतिक कार्यों को संपन्न करते हैं। अगले वीडियो में हम इस संघीय सरकार की कुछ विलक्षण विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।